फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग, हिंदी में इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। तो आपने सबने सुना है क्षय रोग क्या होता है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, वो क्या क्या हैं, ये कहाँ पर होता है, ये भी सुना है। इसके पैथोजन भी सुना होगा आपने। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखेंगे और इंक्लूड करेंगे पैथोफिजियोलॉजी इसकी, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे, इसकी जो है हम इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो आइए इसकी वीडियो शुरू करते हैं और हमारी पतंग को उड़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए पतंग उड़ा दी और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पीछे आपको ये बैक्टीरिया से दिख रहे होंगे। ये बैक्टीरिया मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये रोड शेप आपको बैक्टीरिया दिख रहे होंगे, क्योंकि इसका जो पैथोजन होता है वो रोड शेप होता है। ठीक है, मतलब माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो पैथोजन होता है वो रोड शेप होता है, याद रखना। और जो आपको बता दूं मैं, ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों में इक्वली स्प्रेड हो रही है। इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा इस पर पर्सन इन्फेक्टेड, 1/3 पॉपुलेशन इसकी इन्फेक्टेड है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसका एक मिनट। हाँ, ये चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? अब ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो लंग पैरेन्काइमा में होती है। इट इज़ आल्सो मे बी ट्रांसमिटेड अदर पार्ट्स बॉडी इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, किडनी, बोन एंड लिम्फ नोड। मैंने आपको बताया सबसे पहले तो क्या होगी, लंग में होगी। फिर उसके बाद में जो लिम्फ नोड है ना अपने, उससे अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगी, जैसे बोन्स में होगी, किडनीज में होगी, मेनिंजाइटिस में होगी। ऐसे पूरे अपने जो बॉडी है उसमें स्प्रेड होगी। सबसे पहले लंग्स में होगी। लंग्स में कैसे होगी, जैसे कोई पर्सन है, ये वाला इन्फेक्टेड पर्सन है और ये एकदम हेल्दी पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन बोल रहा है, मतलब बात कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, और उसके पास में आके बिल्कुल बातचीत कर रहा है। तो ये यहाँ से इसके जो ड्रॉपलेट्स होंगी ना, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होगी, वो इसके द्वारा इनहेल कर ली जाएगी। ये इनहेल कर लेगा तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब कि ये ड्रॉपलेट्स या फिर इनहेलेशन के द्वारा होने वाली एक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि रोड शेप बेसिलाई होता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी इन्फेक्शियस एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज एन एसिड फास्ट एरोबिक रोड ग्रोज स्लोली सेंसिटिव एंड हीट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो मैं आपको बताऊं, इसको ये है क्या, एसिड फास्ट एरोबिक है बैक्टीरिया, मतलब कि एसिड फास्ट बेसिलस है और रोड शेप्ड होता है। मैंने रोड शेप, देखो आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये रोड से बना रखे मैंने, मतलब पीछे की स्क्रीन पे रोड लगा रखी है, मतलब रोड वाला बैक्टीरिया का बैकग्राउंड लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया मतलब कि इसमें, और ये एसिड फास्ट बेसिलस होते हैं। एसिड फास्ट बेसिलस आपको आगे पता चलेगा, अपन स्पुटम की टेस्ट करवाते हैं, स्पुटम कल्चर बलगम की जांच करवाते हैं, उसमें भी एसिड फास्ट बेसिलस चेक करते हैं कि एसिड फास्ट बेसिलस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो देखते हैं और आगे क्या क्या कह रहा लिख रहेगा इसमें। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फैक्ट्स एस्टिमेट 1/3 पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया कि 1/3 पॉपुलेशन इसकी इक्वली स्प्रेड होता है, क्योंकि मैंने आपको डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, दोनों में इक्वली स्प्रेड हो रखा है। हाँ, ये बात मतलब थोड़ा बहुत डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं, पर डेवलप्ड कंट्री में, यूएस जैसी कंट्री, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए और देखते हैं क्या लिख रहेगा इसमें। इंडिया इज मोर देन 1 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज। मैं आपको बता दूं, 1 मिलियन केस आते हैं पर ईयर के हिसाब से इंडिया के अंदर। आप देख सकते हो कितनी बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज है। 10 लाख केस इंडिया में आते हैं। और इसके जो MDR TB है, मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस TB, क्या होता है कि अपन प्रेस्क्राइब ड्रग को पूरी तरह से पूरे ड्यूरेशन में नहीं लेते हैं, तो और ड्रग को छोड़ देते हैं ना, तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसके प्रति रेजिस्टेंट पे कर लेता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। तो उससे MDR TB भी हो जाती है। अपने इंडिया में, डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिया में ना, MDR TB जैसे बहुत सारे केस है, क्योंकि लोग यहाँ मानते तो है नहीं, तो MDR रेजिस्टेंस हो जाता है उनमें और MDR TB हो जाती है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर। TB spread from person by airborne transmission and infected person releases droplet nuclei through taking, coughing, sneezing, laughing and singing। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। अब वो कैसे हो सकता है, या तो अपन खांसे, छींके या सिंगिंग करें, गाना गाएं, तो उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, किसिंग से हो सकता है। अब मैंने आपको बता रहा था कि जैसे कोई ये इन्फेक्टेड पेशेंट है और ये हेल्दी पर्सन है, कोई हेल्दी, अब ये जब इससे बात करेगा या फिर इसके सामने गाएगा, खांसेगा या फिर कुछ भी करेगा, मतलब बोलेगा,
तो इसके जो ड्रॉपलेट्स होंगी, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होंगी, वो इसके द्वारा, ये हेल्दी पर्सन के द्वारा इनहेल कर ली गई जाएंगी ना, तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये ट्रैक ट्रांसमिशन का एक बड़ा फैक्टर है। Larger droplets settle, small droplets remain suspended in the air and inhaled susceptible person। अब जैसे क्या होती है, जब बड़ी ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो तो कुछ देर में सस्पेंड हो जाएगी, बैठ जाएगी नीचे, पर कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती है जो कई काफ़ी लंबे टाइम तक एयर में बनी रहती है। वो कोई भी, अब एक वो आदमी तो बोल के चला गया, या फिर सिंगिंग करके चला गया, या फिर कुछ भी करके चला गया, और कोई ससेप्टिबल पर्सन आया, वो वहाँ पे उसके पास से गुजरा ना, और उसके द्वारा इनहेल कर ली गई, तो वो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। और आगे क्या लिख देखा है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग और रिमेटेड फीवर या फिर HIV, इसमें ये वाली कंडीशन जो होती है, यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है, अब किसी का इम्यून सिस्टम है जो सप्रेस हो गया, अब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, तो कोई पर्सन उसके पास गया मान लो, तो वो जल्दी इन्फेक्ट होगा ना, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास गया और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी ले रहा है, उसका इम्यून सिस्टम पहले कमजोर है और वो इन्फेक्टेड पर्सन के पास जा रहा है, तो जल्दी इन्फेक्ट होगा। और जो रिमेटेड फीवर होता है, इसमें भी क्या है, इनएडिक्वेट इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स होता है, इसमें भी ज़्यादा खतरा रहता है TB होने का। और HIV में तो आपको पता ही है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब का तरीके से काम करता है, तो जल्दी HIV के पेशेंट है जो, ये भी इनमें TB बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आइए अपना प्लेन उड़ाते हैं और आगे चलते हैं। क्या लिखा है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब आइए देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो क्या है कि अपना जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। कैसे करेगा, ड्रॉपलेट के द्वारा इन्फेक्ट करेगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्ट कर दिया उसने, उसके बाद क्या होगा कि जो अपनी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि पैथोजन है उसका TB का, वो इनहेल कर लिया जाएगा हेल्दी पर्सन के द्वारा। हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा उसको, तो वो कहाँ जाएगा, एल्विलाइज में जाएगा। एल्विलाइज में जाने के बाद वहाँ पे अपना जो उसके एल्विलाइज में जाने के बाद मान लो यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद ही अपने जो उसके बाद लिम्फ नोड से जाएगा बोन्स में, मेनिंजाइटिस में, किडनीज वगैरह जहाँ भी जाएगा, उसके बाद जाएगा सबसे पहले लंग में आता है। लंग्स में क्या होने वाला है इसके साथ, लंग्स में द बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड द एल्वोलाई यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। पहले तो क्या करेंगे, मैं सेकंड पॉइंट पढ़ो, डिपॉजिट और मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि जमा होंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया इनने। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब क्या होगा, द बेसिलाई आर ट्रांसपोर्टेड वाया लिम्फ नोड, ब्लड स्ट्रीम एरियाज, लंग्स, अदर पार्ट्स ऑफ किडनी। मैंने आपको बताया ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब फिर आफ्टर एंटरिंग बेसिलाई इन द लंग्स, बॉडी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड। अब कोई नेक्स्ट पैथोजन आया या फिर कुछ आया, तो वो अपनी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो रेस्पॉन्ड तो करेगा। तो रेस्पॉन्ड करने के लिए वो अपने यहाँ पे मैक्रोफेजेस को भेजता है। वो मैक्रोफेज क्या करती है, जो कुछ बेसिलाई होते हैं उनको मैक्रोफेज कर जाती है, पर कुछ बेसिलाई को मैक्रोफेज नहीं कर पाती है। अब मैं आपको धीरे से बताऊँ कि कोई मैक्रोफेज आई ना, इसको जो आई ना अपने एल्वियोलाई में, जो मैक्रोफेज आएगी उसको बोलेंगे एल्वियोलर मैक्रोफेज। एल्वियोलर मैक्रोफेज आई, एल्वियोलर मैक्रोफेज उसको मैक्रोफेज करेगी सबसे पहले तो, किसको, अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मैक्रोफेज कर ली, अब वो अंदर अपने फेगोसोम बना लेगी। जो एल्वियोलर मैक्रोफेज होगी ना, वो अंदर की तरफ एक फेगोसोम बना लेगी, अंदर की पुट्टिका में एक फेगोसोम बना लिया। अब फेगोसोम है, वहाँ पे एक लाइसोसोम है। अब फेगोसोम और लाइसोसोम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फेगोसोम और जो लाइसोसोम होता है ना, वो मिलके फेगोलाइसोसोम बनाता है, एक कंपाउंड फ्यूज होके। पर इस वाले कंडीशन में क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाले कंडीशन में फेगोलाइसोसोम बनेगा नहीं। फेगोलाइसोसोम बनेगा नहीं, तो वो जो फेगोसोम था जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थे, वो वहाँ पे मल्टीपल डिवीजन करेंगे और एक साथ बहुत सारे डिवीजन करके और वो वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अब मैक्रोफेज के अंदर है, तो अपनी जो इम्यून सेल थी वो भी वहाँ पे आके उसको कुछ पहचान नहीं पाएगी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी। आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो मैक्रोफेज के अंदर है, उसको क्या पता है अपनी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अंदर है भी या नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, 2-3 वीक बाद उसने अच्छे से खुद की ग्रोथ कर ली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने, अब वो फट गया मान लो मैक्रोफेज। अब क्या होगा, वहाँ पे जो वो सारे मैक्रोफेज जो वो थी अपने बेसिलस थे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थे, वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब उसके पास अपनी जो इम्यून सेल थी, अब वो आएगी, इम्यून सेल उसके पास सराउंड में ऐसे गोला सा बना लेगी एक, या फिर एक स्ट्रक्चर बना लेगी ग्रेनुलम, उसको अपन बोलेंगे ग्रेनुलोमा।
क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोमा बोलेंगे। ठीक है, अब वो ग्रेनुलोमा से आगे जब वो चलेगा तो उसको एक ग्रेनुलोमा और अपने जो लिम्फ नोड बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे अपन गोन फोकस। वहाँ से चीज मटेरियल फ्यूज होगा चीज मटेरियल के बाद में, फिर वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा, वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, ग्रेनुलोमा बनेंगे तो वहाँ पे क्या नेक्रोसिस होगा, टिश्यू डैमेज होंगे तो वहाँ पे अपने स्कार से बनने लग जाएंगे। जैसा कि अपने कई बार क्या करवाते हैं टीवी में चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि ग्रेनुलोमा बने हुए हैं या फिर स्कार बन रहे हैं या फिर कोई इस तरीके का कुछ कंडीशन है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये अपन चेस्ट एक्सरे में इसी चीज़ को देखते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं अपन आगे ना, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ पूरा। मैक्रोफेज कम टू डिस्ट्रॉय पैथोजन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉल्ड एल्वेरियम मैक्रोफेज। तो सो मैक्रोफेज फैगोसाइट द माइकोबैक्टीरियम आफ्टर फैगोसाइट फैगोसोम एंड डेवलप इन मैक्रोफेज इन नॉर्मल कंडीशन फैगोसोम एंड लाइसोसोम आर फ्यूज एंड मेक फाइगोलाइसोसोम। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब लिखा हुआ है। बट इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फ्यूजन इनहिबिटेड फैगोलाइसोसोम आर नॉट डेवलप, फैगोलाइसोसोम नहीं बनेगा, डेवलप नहीं होगा। फिर उसके बाद में बिकॉज फैगोलाइसोसोम आर नॉट डेवलप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर सेफ प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ मैक्रोफेज एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड प्राइमरी इन्फेक्शन कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। मैं बता रहा हूँ ना, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद ही जो होना है वो आगे ट्रांसमिट होगा, वो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद होगा। वैसे तो प्राइमरी इन्फेक्शन उसके अंदर ही होगा कि मैक्रोफेज के अंदर, यानी एल्वुलर मैक्रोफेज जो है ना वो आई थी, डिस्ट्रॉय करने आई थी वो तो अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो पर वो उसको प्रोटेक्टिव वाल दे देगी जिसके अंदर अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो रेप्लिकेट करेगा। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो अपने वहाँ पे कॉलोनी बढ़ा लेगा, ग्रोथ कर लेगा। ठीक है, तो आइए इसके आगे की पतंग उड़ाते हैं और देखते हैं। बिकॉज ऑफ रेप्लिकेट द मैक्रोफेज सो इट सेफ ऑफ फॉर इम्यून सेल। अब मैंने बताया इसके अंदर रेप्लिकेट कर रहे हैं और वहाँ पे इम्यून सेल से सेफ ही रहेगा वो, क्योंकि वहाँ को पता ही नहीं चलेगा कि माइक्रोफेज है के अंदर कुछ है या नहीं है। माइक्रोफेज को तो बॉडी अपनी खुद की सेल समझेगी। फिर आते हैं आफ्टर 2-3 वीक मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय द इम्यून सेल एक्टिव। अब जब मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करेगा तो इम्यून सेल एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इम्यून सेल सराउंडेड फैगोसोम एंड मैक ग्रेनुलोमा और गोन फोकस। वहाँ ग्रेनुलोमा के गोन फोकस बोलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके सराउंड कर लेगी इम्यून सेल और गोन फोकस बना लेगी या ग्रेनुलोमा बना लेगी। ओके, तो आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन एक्टिव डिजीज में डेवलप बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज और इनएडिकेट इम्यून सिस्टम। इनएडिकेट इम्यून सिस्टम की वजह से ये सब एक्सपोजर होगा, इन्फेक्शन होगा। एक्टिव डिजीज जो अपना जो प्राइमरी इन्फेक्शन था वो एक्टिव डिजीज में बदल जाएगा। Active disease also may occur with infection and activation of dormant bacteria. After developing granulomas, necrosis of tissue start in lungs. Because of necrosis, scar develop in lungs. मैं बता रहा हूँ जैसे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेनुलोमा बन रहे हैं तो जगह जी और स्कार में स्कार, इसकी वजह से स्कार बनने लग जाएंगे जो वो चेस्ट एक्सरे में अपन को दिखते हैं जब यदि ये डिजीज हो रही है तो। फिर आते हैं ग्रेनुलोमा एंड लिम्फ नोड्स आर मेक गोन कॉम्प्लेक्स। मैं बता रहा हूँ ग्रेनुलोमा आपको ग्रेनुलोमा और जो लिम्फ नोड थी गोन कॉम्प्लेक्स बना लेगी। ओके, द बैक्टीरिया देन बिकम एयरबोर्न रिजल्टिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे ये हो गया और उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो डेवलप हो चुके हैं। अब अपन वहाँ से अपन खांसेंगे या फिर छींकेंगे या फिर इन्फेक्टेड पर्सन जो खांसेगा छींकेगा सिंगिंग करेगा कुछ भी करेगा बोलेगा तो क्या होगा, उसके जो बैक्टीरिया थे वो ड्रॉपलेट के द्वारा इन्फेक्ट करेंगे अदर पर्सन को भी। तो यहाँ से ट्रांसमिशन भी हो सकता है। ठीक, यहाँ से ट्रांसमिशन होना शुरू होता है। मेरे पसीने आ चुके हैं बहुत तेज है ना, गर्मी लग रही है, गर्मी होती है। आइए देख और आगे देखते हैं। द बैक्टीरिया देन बिकम एयरबोर्न रिजल्टिंग एंड फर्दर स्प्रेड ऑफ द डिजीज। द बैक्टीरिया देन बिकम एयरबोर्न रिजल्टिंग फर्दर। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ अब रिजल्ट क्या होगा। बैक्टीरिया ये आपको पेज पहले वाला आप देखो। द बैक्टीरिया देन बिकम एयरबोर्न रिजल्टिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ द डिजीज। यहाँ से स्प्रेड होने का खतरा बनता है और उसके बाद में द बैक्टीरिया बिकम एयरबोर्न रिजल्टिंग यहाँ से स्प्रेड होगा और द कॉज इन्फेक्टेड लंग टू बिकम मोर इन्फ्लेम्ड रिजल्टिंग इन फर्दर डेवलपमेंट ब्रोंकोनिमोनिया एंड ट्यूबरकल फॉर्मेशन। और फिर अनलेस दिस प्रोसेस स्टेट इट स्प्रेड स्लोली डाउनवर्ड टू द हाइलम ऑफ द लंग्स एंड लेटर एक्सटेंड एडजेसेंट लॉब्स। ठीक है, फिर आगे लॉब्स आगे क्या एडजेसेंट लॉब्स में चल जाएगा, हाइलम तक पहुंच जाएगा इन्फेक्शन और ये एक्टिव डिजीज में बदल गया या फिर री इन्फेक्शन में बदल गया। ठीक है, द प्रोसेस में प्रोलॉन्ग्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग रेजिमेंट्स व्हेन द डिजीज अरेस्टेड फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ रिन्यूड एक्टिविटी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये होगी हमारी पैथोफिजियोलॉजी।
हाँ, तो आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स या फिर इसके सिम्टम्स नॉर्मली अपन बोले वो क्या क्या हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी को टीबी हो रही है या क्या आप इसका टेस्ट करवाना है, क्या कैसे देखेंगे। तो सबसे देखते हैं क्या होता है। मैं नॉर्मली बताऊं तो नॉर्मली देखो इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट पेशेंट के कफ होगा, सबको पता है कफ आता है 3 हफ्ते से 2-3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। फिर उसके बाद में अपन क्या होता है नाइट स्वेट्स होता है। नाइट स्वेट मतलब कि रात को पसीना आने लग जाता है, रात को पसीना गीला गीला सा हो जाता है, और फिर फैटिकनेस होती है और वेट लॉस होता है, और थोड़ा क्या होता है इसमें इवनिंग फीवर होता है, मतलब शाम के टाइम पे फीवर होने लग जाता है। और अभी इसमें और क्या लिखा हुआ है, बोथ द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सिस्टम एंड आर क्रोनिक एंड मे हैव बीन प्रेजेंट फॉर वीक और 2 मंथ्स। यानी कि ये जो अपने सिम्टम्स हैं वीक से मंथ तक दिख भी सकते हैं और जल्दी भी दिख सकते हैं, और मंथ भी लग सकते हैं, इनमें कई टाइम भी लग सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो अच्छी तरह स्प्रेड होने लगता है, मतलब 2-3 हफ्ते के बाद ही वो एक्टिव डिजीज़ में बदलेगा। ठीक है। फिर ओल्डर एडल्ट पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विथ लेस प्रोनाउंस सिम्टम देन यंगर पेशेंट। पुराने जो पेशेंट होंगे उनमें कम सिम्टम दिखाई देंगे इस तरीके के। इन पेशेंट इन्फेक्टेड विथ HIV एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज इज मोर प्रिवेलेंट। ठीक है। HIV से और एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उन पर ज़्यादा दिखाई देंगे ये वाले जो इन्फेक्शन है। अब आते हैं अपन इसके असेसमेंट पे कि अब इसका जो कोई पेशेंट अपने पास आया, वो अपने हॉस्पिटल में आया तो उसका अपन नर्स है जो या फिर डॉक्टर है वो असेसमेंट कैसे करेगी इसका। तो आप सबसे पहले तो अपन असेसमेंट में क्या देखेंगे, उसकी क्लिनिकल सिम्टम देखेंगे, उसकी फिर आपने जो TPR देखेंगे, नॉर्मली टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन और BP देख लेंगे। और जो अपने जो क्या क्या देखना था अपन को, उसका जो उसका जो वेट लॉस हो रहा है, उसकी फैटिकनेस हो रही है कि नहीं हो रही, उसको रात से पूछेंगे कि रात को तेरे को पसीने आते हैं क्या, शाम के टाइम पे तेरे को फीवर होता है क्या, ये सब हम उससे पूछेंगे। ठीक है। अगर उसके और कई बार क्या है ब्लड आता है अपनी स्पूटम में। वंस अब देखो मैं सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, वंस ए पेशेंट प्रेजेंट विथ पॉजिटिव स्किन ब्लड टेस्ट और स्पूटम कल्चर फॉर एसिड फास्ट बेसिले एडिशनल असेसमेंट मस्ट बी डन। मतलब कि अगर उसमें ब्लड के जो स्पूटम है उसके साथ ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे आप एडिशनल असेसमेंट मतलब कि उसके जो टेस्ट करवाने हैं अपन को वो भी वो करवाने पड़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं और आगे क्या लिख रहेगा। दीज टेस्ट इंक्लूड ए कंप्लीट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे एंड ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट और इस चेस्ट एक्सरे ट्यूबरक्लिन टेस्ट TST ये हम अब आगे देखेंगे। ड्रग ससेप्टिबिलिटी तो टेस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर वो पहले पेशेंट इन्फेक्टेड था तो उसके क्या ड्रग रेजिस्टेंस तो उत्पन्न नहीं हो गया उनके उसमें, तो इस तरीके से ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी करवाते हैं। पर वो उसमें जब दोबारा पेशेंट आता है तब करवाते हैं, रजिस्टेंट तो नहीं हो, क्योंकि अपन को ट्रीटमेंट देना है उसको, तो वो ट्रीटमेंट उसके काम करेगा या नहीं करेगा इसके लिए चेक करने के लिए वो करवाते हैं। ठीक है। फिर आगे आते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नाइट स्वीट, फैटिक, कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन एंड प्रमोट ए मोर थ्रू असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल असेसिंग द लंग्स, कॉन्सोडाइलेशन एंड एवोल्यूशन ब्रीथ, साउंड फर्मिटेस और ईगोफोनी। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन इसका प्लेन उड़ाते हैं और इसमें देख क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बार वो ले लूँ इसमें पेन। ठीक है। मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि चलने लेना चाहिए पेन है ना, पर ये शायद वो करेगा। चलो। इफ़ द पेशेंट इन्फेक्टेड विथ TB एंड चेस्ट एक्सरे यूजुअली रिवर्स लेसन अपर लोब्स। ठीक है। अपर लोब्स में वो इन्फेक्ट होने लग जाता है। ठीक है। फॉर आल पेशेंट इनिशियली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आइसोलेटेड शुड बी टेस्ट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ ना सब में देख नॉर्मली फर्स्ट जो प्राइमरी मतलब पहली बार जो पेशेंट आया उसमें तो उत्पन्न होता नहीं, मतलब प्रेजेंट होता नहीं रेजिस्टेंट, पर कई बार अपन चेक करवा लेते हैं। और जो नॉर्मली सेकंड बार जो आ रहा है पेशेंट उसका तो अपन को कंपलसरी है रेजिस्टेंट वाला ड्रग रेजिस्टेंस वाला टेस्ट करवाना। ठीक है। पेशेंट ड्रग susceptibility pattern should be repeated 3 months for patient who do not respond to the therapy। अब जैसे कि कोई अपन ने नया पेशेंट भी आया मान लो, तो उसके भी अपन ने उसका टेस्ट नहीं करवाया ड्रग रेजिस्टेंस वाला। अब वो अपन ने उसको 3 महीने तक दवाई दी, उसको कोई काम ही नहीं कर रहा, तो अब क्या करने अपन उसका रेजिस्टेंस वाला टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट थेरेपी देंगे उसको। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं अपन इसके डायग्नोसिस क्या क्या है, इसके टेस्ट क्या क्या है, अपन कौन कौन से टेस्ट होंगे। ट्यूबरक्लिन टेस्ट
ट्यूबरक्लिन टेस्ट सबसे पहले, फिर स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, एंटी फेरन टीबी गोल्ड टेस्ट, और QFT, GIT, टी स्पोर्ट, एक्सपर्ट, MTB, RIF कुछ ट्टेस्ट है। अब ये देखो, ये ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट है ना, और ये वाले जो टेस्ट हैं तो इनमें क्या है, इंस्टेंट टेस्ट नहीं है, ये थोड़े टाइम लगता है। जैसे ट्यूबरक्लिन टेस्ट में लगेगा आपको 72 घंटे लगेंगे, 72 घंटे तक लग सकते हैं इसमें ना। इनमें और बाकी टेस्ट में भी 24 घंटे, फिर कुछ टाइम लगेगा। और ये QFT, GIT और टी स्पोर्ट है, और ये नीचे वाला जो 5वां पॉइंट है ना, इसमें क्या होता है कि पेशेंट है ना, इसमें मतलब जो अपन टेस्ट करेंगे वो इंस्टेंट होते हैं, ये जल्दी दिखाते हैं, अपन जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ट्यूबरक्लिन या फिर मोनटैक्स टेस्ट क्या होता है। ट्यूबरक्लिन टेस्ट या मोनटैक्स टेस्ट में क्या होता है ना, इसमें अपन जो मोनटैक्स टेस्ट होता है ना, उसके अंदर अपन अपनी इंट्राडर्मल लेयर होती है ना, उसके अंदर PPD एक्सट्रैक्ट या फिर ट्यूबरक्लिन एक्सट्रैक्ट या PPD मतलब कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इसको अपन इंसर्ट करते हैं। उसके बाद उसका जो अपनी इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्ड है वो देखते हैं, और मतलब कि एक तरीके से अगर वहाँ पे रेस्पॉन्ड कर रहा है और इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा तो वो पॉजिटिव नहीं है। मैं आपको आगे बताता हूँ, इसमें मैंने एक टेबल बनाई हुई है और आपको एक उसकी तरह थ्रू भी बता देंगे ट्यूबरक्लिन टेस्ट किया कैसे जाता है वीडियो के थ्रू। आइए देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द मोनटैक्स मेथड इज यूज्ड टू बी डिटरमाइन वेदर ए पर्सन हैज़ इन्फेक्टेड विद TB बैसिलस, ट्यूबरक्यूल बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, ठीक है। In this method, tubercle bacillus extract और PPD इंजेक्टेड इंट्राडर्मल लेयर, मैं बता रहा हूँ ना, PPD या फिर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर PPD इंजेक्टेड इन इनर एस्पेक्ट फोरम अप्रोक्स 4 इंच बिलो। अब जैसे ये एल्बो है ना, इसके 4 इंच नीचे इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाएगा। कितना 0.1 ml इंजेक्ट करना है अपन को, और जो 26 या 27 गॉज की सिरिंज होती है उससे, यानी कि जो इंसुलिन वाली अपनी सिरिंज दी क्योंकि उस वाली सिरिंज से, या फिर उसका जो उसकी सिरिंज का जो गोज होता है 26 या 27 गोज, उससे इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ए डिलेड लोकलाइज्ड रिएक्शन इंडिकेट्स द पर्सन सेंसिटिव टू ट्यूबरक्लिन। इसमें देखा जाता है कि जो पर्सन है वो सेंसिटिव है ट्यूबरक्लिन के प्रति या नहीं है। मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ आगे। एक सेकेंड, ये चल नहीं रही है, हटाते हैं इसको, चलिए। TB PPD स्किन टेस्ट, द ट्यूबरक्लोसिस TB स्किन टेस्ट एंड आल्सो नोन एज PPD प्यूरिफाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ समवन डेवलपिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स तो मैक्टिम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपने जो इसमें बता रहे, देखो आर्म्स में देखते रहिए आप, इसमें क्या करेंगे कि है ना 2-4 इंच नीचे एल्बो से पहले तो स्किन उसको थोड़ा सा रब कर लेंगे, और उसको फिर मतलब अपनी स्पीड से साफ़ कर लेते हैं ना, स्पीड से साफ़ करेंगे पहले तो, फिर उसको थोड़ा स्टिच करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा टाइट कर लेंगे स्किन को। देखो ये बताएगा आपको, इसमें वीडियो में बता दी जाएगा, स्किन में देखो कैसे टाइट कर लेगा इसको, जहाँ पे लगाना है वहाँ पे इंजेक्शन जो टाइट कर लिया इसने। अब यहाँ पे 26 या 27 गॉज की सिरिंज लेगा, उसमें PPD एक्सट्रैक्ट करेगा, कितना 0.1 ml, देखो तो इसमें पैरेलल इंसर्ट करना है। PPD 26 या 27 गॉज की सिरिंज है, इसमें अपन PPD है, अभी इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेगा इसको, देखो देखिए हटा दिया। अब इसमें PPD 1.1 ml इंजेक्ट कर दिया। अब 72 से घंटे बाद अपन देखेंगे इसका रिजल्ट, देखेंगे कितने, देखो ये देखो पहले तो ये लिखा हुआ है टेंस पेल व्हील पेयर अबव द निरल बेवल अबाउट 6 to 10 mm इन डायमीटर, जो उसका डायमीटर है 6 to 10 mm है, ठीक है उस टाइम पे। अब अपन देखेंगे 72 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे बाद, यानी पहले दिन लगाया तो तीसरे दिन या चौथे दिन देखना है अपन को उसका कि उसमें क्या हो रहा है। अब नेगेटिव रिजल्ट विल बी रिएक्शन 0 to 10 मीटर डायमीटर विथ स्लाइट रेसिंग रेडनेस, यानी 10 मीटर तक है तो नेगेटिव है, ठीक है, और उससे ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। मैं आपको इसकी अब वो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। अब हम आपको इसका ये दिखा देता हूँ, देखो लेस देन 5 mm है तो नेगेटिव ही है, ठीक है। एटलीस्ट 10 mm तो पॉजिटिव हो सकता है इफ़ यू इफ़ हैव हैड रिसेंट कॉन्टैक्ट विद समवन विद TB
जो टीबी मतलब इन्फेक्टेड अभी हुआ है किसी पेशेंट के द्वारा इन्फेक्टेड, उसके साथ में कांटेक्ट में है तो हो सकता है, या फिर ये HIV पॉजिटिव है, या फिर यू हैव हैड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर यू आर टेकिंग इम्यून सप्रेसेंट ड्रग ले रहे हो तो हो सकता है, या फिर कोई टीबी से पहले अपने टीबी थी तो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट 10 mm हुआ तो पॉजिटिव हो सकता है। कब, कौन कौन सी कंडीशन में? यू रिसेंटली इमिग्रेट फ्रॉम ए कंट्री विथ हाई इंसिडेंस ऑफ टीबी and you live in a high risk environment, you work in a hospital, medical laboratory or other high risk setting, you are a child under the age of 4, you have used injected drugs, मतलब कुछ कंडीशन है ये वाली जो आप देख लेना, इनके द्वारा जब एटलीस्ट 10 mm में तो पॉजिटिव शो होगा, पॉजिटिव होगा वो। ठीक है, टीबी पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम देखते हैं 15 mm से ज़्यादा है तो वो श्योरली पॉजिटिव है भाई, 15 mm तो बहुत ज़्यादा हो गया तो वो श्योरली पॉजिटिव है। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं स्पूटम कल्चर। वो आपने TST देख लिया, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट, PPD टेस्ट, जो भी था वो हमने देख लिया। बातें स्पूटम कल्चर की, इसके बारे में आपने सबने सुना है। टीवी जो है टेलीविजन पे अपने खूब ऐड आता है सरकार द्वारा कि अगर आपको 2-3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आपको जांच करवानी है, बलगम की जांच करवानी है। हमने खूब सुना है। इसमें क्या होता है बलगम की जाँच में, मैंने आपको बताया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एसिड फास्ट बेसिलस होता है। एसिड फास्ट बेसिलस होगा तो एसिड फास्ट बेसिलस में अपन इसमें यही चेक करेंगे स्पूटम कल्चर में कि अपने जो स्पूटम है, कफ है, उसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलस प्रेजेंट है या फिर एसिड फास्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव शो करेगा। पर कई बार क्या होता है, देखो इसमें इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया, मैं बता रहा हूँ वही है। इन स्पूटम कल्चर प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऑन ए स्पूटम स्मीयर में इंडिकेट डिजीज। अगर एसिड फास्ट बेसिलस है तो जो डिजीज है वो इंडिकेट करेगा। पर क्या होता है, समटाइम स्पूटम कल्चर डू नॉट कन्फर्म द डायग्नोसिस टीबी बिकॉज सम अदर एसिड फास्ट बेसिलस आर प्रेजेंट इन स्पूटम स्मीयर। अब देखो जैसे मैं बताऊं, अब आप स्पूटम स्मीयर है उसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलस है, पर जरूरी थोड़ी ना एसिड फास्ट बेसिलस केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और कोई भी तो हो सकता है ना, तो वो भी तो प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर वो प्रेजेंट हुआ तो भी स्पूटम कल्चर तो पॉजिटिव शो करेगा कि एसिड फास्ट बेसिलस है उसमें। ठीक है, मतलब कि वो स्पूटम है उसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलस, दूसरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, कोई दूसरा एसिड फास्ट बेसिलस है, पर जो अपन स्पूटम कल्चर करेंगे उसमें तो वो शो करेगा ना। इसलिए कई बार क्या होता है, फॉल्स रिजल्ट भी देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे पे। चेस्ट एक्सरे क्या होता है, मैं आपको बता रहा था, ग्रेनुलोमा या स्कार बन जाते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद। तो वो चेस्ट एक्सरे में अपन को वो देखते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर कि वो स्कार बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। चेस्ट एक्सरे इज रैपिड इमेजिंग टेक्निक दैट अलाउ लंग एबनॉर्मलिटी टू आइडेंटिफाई। इमेजिंग टेक्निक है जो लंग की एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने में काम में ली जाती है। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आई sensitivity for pulmonary TB and thus is a valuable tool to identify TB as a differential diagnosis for patient, especially when the X-ray is read to identify an abnormality that consists with TB। देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, पढ़ लेना, इसमें मैंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इन चेस्ट एक्सरे वी फाइंड ग्रेनुलोमा, प्लूरल इन्फ्यूजन एंड ट्रैक्शन, ब्रोंकाइटिस, स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस, लॉस एंड ऑफ लंग वॉल्यूम। मैं बता रहा हूँ, नेक्रोसिस देखेंगे इसमें टिश्यू का, वहाँ पे स्कार है वो देखेंगे, ग्रेनुलोमा बने हुए हैं वो देखेंगे, ये सब हम इसको देखते हैं। और चेस्ट एक्सरे में क्या अपने पीछे से लिया जाता है, बैक साइड से चेस्ट को एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। और जो क्वान्टिफिकेंट टीबी गोल्ड टेस्ट जो मैं बता रहा था उसमें तो क्या होता है, जो अपने एलिसा के जैसे टेस्ट होता है 24 घंटे में उसका रिजल्ट आता है, और बाकी जो टेस्ट है वो इंस्टेंट टेस्ट है जो किट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है इसका, प्रमोटिंग एयरवे क्लीननेस होगा, प्रमोटिंग एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट रेजिमेन होगा, प्रमोटिंग एक्टिविटी एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। कुछ 4 है ये, इनको चारों को मैं अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह डिस्क्राइब भी कर दूंगा। एक एक पॉइंट के काफ़ी सारे बहुत सारे पॉइंट है, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देना, कमेंट्स में बताना। ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँचे हो तो श्योर वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।